बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट 2 लेक्चर्स रह गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और अब हम करने जा रहे हैं आज गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs free energy we are going to do right now. Sir, work done in adiabatic reversible and irreversible same only ना? नहीं, कैसे सेम होगा बेटा? एडियाबैटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के वर्क, सिंस दे बोथ, अरे they both are dependent on delta t, okay fine, but delta t is different for both processes, for adiabatic reversible and irreversible, so they won't be same, the work done will not be same. दोनों डिपेंड जरूर कर रहे हैं बट डेल्टा टी की वैल्यू अलग। थोड़ा लेक्चर्स को फिर से देखो आप पिछले वाले। चलो बेटा, तो लेट अस स्टार्ट गिब्स फ्री एनर्जी। चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ गया, फिनिश करने वाले हैं चैप्टर, 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। आज इसको बिल्कुल तह तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं और हम कहेंगे, देखो अभी शुरू में थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगेगा, अभी सब कुछ मत पूछ डालना कि सर ये नॉन पीवी वर्क क्या है, ऐसा क्या ऐसा क्या। थोड़ा आज का लेक्चर खत्म होने दो, उसके बाद बताना मुझे कोई डाउट अगर बचा है ना। बीच में ऐसे नहीं समझ आएगा ये, ऐसा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ आज की क्लास तक का पेशेंस रखना, आपको गिब्स एनर्जी ठीक से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक टर्म को डिफाइन कर दिया, जी, और हमने कह दिया कि G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। सेम वैसे ही जैसे हमने हमारी इंथैल्पी को U प्लस पीवी बोला था, वैसे ही बस आप अभी मान लो हमने बोल दिया H माइनस टी एस। चलो भाई, H माइनस टी एस G है, और इस G को हम कह रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इस G को कह रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और ये जो G है ये भी एक स्टेट फंक्शन। अभी कोई फील वील करने वाली जरूरत नहीं, सिर्फ आपको लिखना है हाँ ये H माइनस टी। फिर वही बात आएगी कि हम चेंज निकालने में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, तो चलिए चेंज निकालते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो एब्सोल्यूट एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो वैसे भी नहीं निकल पाएगी। सो हम क्या करेंगे, डीजी पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो चलो डीजी लिखते जाते हैं। डीजी इज डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये मैं सिंपल फर्स्ट लॉ यूज करके तोड़ते जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। फिर ये डी एच को मैं लिख रहा हूं डी यू प्लस, इंप्लाइज दैट डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस, क्या होता है, डी यू प्लस डी एच इज इक्वल टू प्लस पीवी। तो डी पीवी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। फिर डी यू को मैं लिख सकता हूं क्यू प्लस डब्ल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पे पीडीवी मैंने बोला लेकिन लिख कुछ और दिया, पीडीवी ठीक है। सो क्यू प्लस डब्ल्यू पीडीवी प्लस वीडीपी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये बस मैथमेटिकली हम लिखते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि सर देखो वर्क तो माइनस पीडीवी होता है, तो ये वर्क और ये प्लस पीडीवी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आ रहा है डीजी इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, क्यू को क्या लिख सकते हैं, हमने ये देखा था ना, डीएस सिस्टम, डीएस सिस्टम वाज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो क्यू रिवर्सिबल को हम लिख सकते हैं टी इंटू डीएस सिस्टम। तो इस क्यू की जगह पे टी डीएस, देखो ये हर जगह ये जो एच है ये एस है, ये सिस्टम का ही है, ये भी जो है ये सिस्टम का ही है, ठीक है। सराउंडिंग से लेना देना नहीं है कुछ, सिस्टम का ही है। अभी आपको ये भी समझ आएगा कि इसको डिफाइन क्यों किया है। ये ऐसा है तो बेटा क्यू की जगह ये लिखा, तो टी डी एस, अच्छा ये तो कट चुका है, और ये आ रहा है प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी। एक काम यहाँ पे मैंने किया है कि मैंने सिर्फ
पीवी वर्क को ही कंसिडर किया है ना। अभी मैंने कोई नॉन पीवी वर्क की बात नहीं की, मैंने कहा कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क। सो कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क मैंने बात की। सो हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस डाउट आता है, लेकिन फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये ऐसा लिखा हूं, बेटा फिर वही आइडिया यूज करना है, फिर वही आइडिया। अपन डिराइव रिवर्सिबल मान के कर रहे हैं, बट स्टेट फंक्शन है तो किसी के भी बीच में लगा देंगे, समझ रहे हो। जैसे डेल्टा एस को भी तो ऐसे ही किए थे, तो मान के वही चल रहे हैं। तो नहीं सर, पी एक्सटर्नल को पी, हाँ ठीक है ना, तो रिवर्सिबल मान लिए ना, कुछ भी करके वो भी रिवर्सिबल मान के डिराइव किए, क्या फर्क पड़ता है। वो भी तो वही है, पी एक्सटर्नल को पी गैस माने तो भी रिवर्सिबल मान रहे प्रोसेस को। कुछ भी मान के करो ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी मान के करो, तो जी तो स्टेट फंक्शन, बिटवीन टू स्टेट्स पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, वो तो सेम ही वैल्यू आएगी। बट क्यू रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू, हाँ क्यू रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू दैट, क्यू रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू दैट। तो यहाँ पे मैं क्यू रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्यू रिएक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डेल्टा एस को, अरे भाई अगर क्यू रिएक्शन भी है, कोई रिएक्शन भी है, तो उसका डेल्टा एस निकालने के लिए तो रिवर्सिबल पाथ की हीट ही लिखनी पड़ती थी ना। तो अगर मैं डीएस को क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखूंगा किसी भी प्रोसेस के लिए, भले वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो गलत थोड़ी ना, तो वो तो चलेगा। तो वही है, यहाँ पे समझिए। सो वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहाँ पे फिर आप इन दोनों को कैंसिल मारेंगे तो आपको डीजी मिल रहा है वी डी पी माइनस एस डी टी। एक तो ये समझ, हमने सिर्फ यहाँ पे पीवी वर्क को कंसिडर किया है, हमने सिर्फ पीवी वर्क को कंसिडर किया है। अब एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं कि अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखें, अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखें, देखो dg इज इक्वल्स टू, dg इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर हम इसे, एक तो ये मिल गया, एक ये मिला, अब अगर ऐसा लिखें dg इज इक्वल्स टू, ये ऐसा था बना हुआ था कुछ क्यू सिस्टम माइनस है ये टी डी एस, माइनस टी डी एस सिस्टम, ये ऐसा था, ठीक है, क्यू सिस्टम माइनस टी डी एस सिस्टम। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अभी क्यू सिस्टम को, अच्छा ये इस तरह से कब लिख पाएंगे हम, इस तरह से कब लिख पाएंगे, जब ये वी डी पी माइनस एस डी टी, अभी तो ऐसा है। अब यहाँ पे कंडीशन ले लो, एक कंडीशन ले लो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली। तो जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टर्म को हम हटा देते, इस टर्म को हम हटा देते, बिकॉज डीपी और डीटी दोनों जीरो हो जाएगा, डीपी डीटी दोनों जीरो हो जाएगा, उस टर्म को हमने हटा दिया। और अभी लेट्स डील विद दिस कि dg इज इक्वल्स टू क्यू सिस्टम, लेट्स डील विद दिस, dg इज इक्वल्स टू क्यू सिस्टम माइनस माइनस टी डी एस सिस्टम, लेट्स डील विद दिस। ये हमने इस तरह से लिखा। नाउ लास्ट लाइन, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कैसे आई है ये देखो,
यहाँ पे हमने एक बार कैंसल करके ये बनाया, इसी को हमने कैंसिल किया, मतलब हमने माना कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। समझ रहे हो, हमने माना कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। और जब रिवर्सिबल हमने माना, ध्यान से समझना, यहाँ कंफ्यूजन होता है। जब हमने रिवर्सिबल माना प्रोसेस को, तो जो क्यू सिस्टम था, ऐसा यहां देखकर लगता है ना, अरे सर ये तो कैंसिल होके जीरो ही हो जा रहा है, लेकिन समझना, क्यू सिस्टम जो था, क्यू सिस्टम अगर वो क्यू रिवर्सिबल ही है, तब आप उस क्यू को टीडीएस लिख सकते है ना, तब आप उसको टीडीएस लिख सकते हो। लेकिन मानो अगर क्यू सिस्टम कुछ और है, क्यू सिस्टम अगर कुछ और है, वो क्यू रिवर्सिबल नहीं है, तब लेट इट बी क्यू सिस्टम, लेट इट बी क्यू सिस्टम। और अगर ये रिवर्सिबल होता तो देखो ये कट के डीजी जीरो आ जाता, तो ये भी प्रूव हो जाता कि हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डीजी जीरो ही होता है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डीजी जीरो ही होता है। बहुत कायदे से समझना है आप। आई होप समझ आई होगी क्या कहना चाह रहा हूं। क्यू सिस्टम कुछ और है तो वर्क भी अलग होगा, क्यू सिस्टम कुछ और है तो वर्क भी अलग होगा। अच्छा, ये वाला कह रहे, नहीं वर्क अलग नहीं है, वर्क तो कैंसिल हो जाएगा यार ये। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये डिराइव करते समय, ये डिराइव करते समय हमने माना कि प्रोसेस रिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबल है। और प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उस हिसाब से हमने डिराइव किया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डीजी क्या बनेगा, तो डीजी बनेगा वीडीपी माइनस एस टी। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिराइव। उसके बाद, उसके बाद हम यहां पर बात कर रहे हैं डीजी इज इक्वल्स टू क्यू सिस्टम माइनस टीडीएस सिस्टम। हमने ये लिख के उसको छोड़ा है। अब यहाँ वाला जो वर्क है और ये जो पीडीवी है ना, इसको अभी आप कंसिडर कर लो, ये कैंसिल हो ही जाएगा, वो कंसिडर कर लो, वो इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके भी हो जाएगा, वो उसके पीछे है प्रूफ कुछ, वो भी कैंसिल हो जाएगा आपकी, मान के चलो अभी फिलहाल, वो बता देंगे टाइम भी एक्स्ट्रा बचेगा, वो कैंसिल हो ही जा रहा है, वो वर्क माइनस पीडीवी है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इन जनरल मान रहे हैं कि डीजी इज इक्वल टू क्यू सिस्टम माइनस टीडीएस सिस्टम है। यहाँ पे ये जो क्यू सिस्टम है, ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम ने रिवर्सिबल प्रोसेस किया, इसलिए हम उसको टीडीएस नहीं लिखते। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस किया होता तो टीडीएस लिख देते और वो कैंसिल हो जाता, नेट वो जीरो मिल जाता। अभी फिलहाल ये वर्क को आप मानिए कट ही जाएगा, वो कट जाता है, अभी आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, कट जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो डीजी इज इक्वल टू क्यू सिस्टम माइनस टीडीएस सिस्टम। अब थोड़ा सा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली की जब मैं बात करूंगा तो ये कुछ मुझे निकल कर आ रहा है, डीजी सिस्टम इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरे पास डेल्टा एस सराउंडिंग है, अच्छा डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फर्क ही नहीं पड़ता था, ये तो हमेशा ही माइनस क्यू सिस्टम बाई टी हुआ करता था, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी हुआ करता था। तो ये जो क्यू सिस्टम हमारे पास है, इट इज सिंपली माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग, it is simply minus t delta s surrounding. So now let us put it over here. अब ये फर्क नहीं पड़ता कि रिवर्सिबली हुआ है या इरिवर्सिबली हुआ है, हमें डीजी सिस्टम की वैल्यू अगर चाहिए तो हम कहेंगे कि देखो डीजी सिस्टम, अभी कुछ फील नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल, तो माइनस टी, ये मैं कहीं कहीं डेल्टा को डी लिख दे रहा हूं, वो आप समझ लेना, वो एक ही बात है अभी। तो डीएस सराउंडिंग माइनस टी डीएस सिस्टम इज इक्वल्स टू, जब माइनस टी बाहर आएगा, ये बेटा डीएस सराउंडिंग प्लस डीएस सिस्टम बनेगा डीएस यूनिवर्स, ये बनेगा डीएस यूनिवर्स।
तो अब बात आती है कि इससे हुआ क्या सर। तो ये जो चीज बनी है ना डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। सो दिस इज नाउ एन अल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी। जी हाँ, स्पॉन्टिनिटी का ये एक अल्टरनेट क्राइटेरिया हो गया। मतलब अगर आप डेल्टा एस यूनिवर्स को देखें तो हमने कहा था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिख गया सभी को, डेल्टा जी नेगेटिव। इसीलिए हम कहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होना प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है। अच्छा, अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब वो ऐसा है जो इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, तब हम कहते थे कि डेल्टा एस यूनिवर्स 0 हुआ करता था, तो डेल्टा जी जो होगा 0 होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 है। लेकिन वो भी अभी आप जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं ना वो गलत सोचते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लैरिफाई होगा। लेकिन अभी मैं बता दूं, अभी आप बस ये ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो बेटा इक्विलिब्रियम है तो कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, कुछ चेंज नहीं होता ना, इसीलिए डेल्टा जी 0 होता है, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं होता, इक्विलिब्रियम पर है। सबसे सड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन, वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में एक्चुअली में क्या। तो चलो देखो, अभी रिवर्सिबल में डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है। हाँ, इन द फॉर्मूला बोथ टेम्परेचर आर सेम। जी हाँ, बोथ टेम्परेचर आर सेम, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम, सेम रहेगा भी यार, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है मान के चल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें कंसिडर भी करके चलते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है, डेल्टा जी 0 हो गया, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो वो प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस होगा। तो एक ये जो फॉर्मूला है, आप ये थोड़ा सा भी ध्यान रख सकते हैं, एक ये ध्यान रख सकते हैं और एक ये ध्यान रख सकते हैं, एक ये ध्यान रख, क्या इसको हम किसी के भी लिए लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को? क्या इस फॉर्मूले को किसी के लिए भी लगा सकते हैं क्या? किसके लिए लगा सकते हैं बेटा? किसी के लिए भी तो लगा सकते हैं। नहीं, नॉट ओनली रिवर्सिबल, अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, बिटवीन टू स्टेट्स तो किसी के लिए भी लगा सकते हो। आपने डीजी निकाला है ना, डीजी निकाला है, वी हैव डिराइव्ड इट कंसिडरिंग द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, बट अगेन सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज वैलिड बिटवीन एनी टू स्टेट्स। तो दिस इज वैलिड बिटवीन एनी टू स्टेट्स। ये बात थोड़ा एक बार में कम समझ आती है, इसको आप थोड़ा दो चार बार सोचे, हमने एंट्रोपी भी ऐसी डिराइव किया था, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो एक बात और आएगी, अब यहाँ पे बच्चों के मन में ना ये भी आता है कि यार आपने बोल दिया है स्टेट फंक्शन है, लेकिन ये हम वहां पे स्टेट फंक्शन है वो कहाँ प्रूव हो रहा है? तो वो भी प्रूव होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक मेथड है स्टेट फंक्शन को प्रूव करने का, वेरीफाई करने का, दैट इज यूलर्स रेसिप्रोसिटी, एक थियरम है जिसमें अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उससे जस्टिफाई वेरीफाई हो जाता है कि वो स्टेट फंक्शन है। बट जरूरत ही नहीं है, हमको गणित नहीं पढ़नी है। आप समझिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, इसलिए आप मान लीजिए जी हाँ वो एक स्टेट फंक्शन है, हर जगह वो एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करे। सर क्यू रिवर्सिबल एंड क्यू इरिवर्सिबल आर बिटवीन सेम स्टेट, देन ओनली दिस इज वैलिड, राइट? नहीं, अगेन देखो, Q reversible and Q irreversible are between the same states. देखो, हमने यहाँ पे फिर मैं वही कह रहा हूं कि आप अभी एक चीज दिमाग में रखो, आप उसको डिराइव जो कर रहे हो फॉर्मूला, आप उसको कुछ भी मान के डिराइव करो, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, बट ये जो फाइनल आपके पास फॉर्मूला आया है
देखो एंट्रोपी डेल्टा एस का भी जो फॉर्मूला आपने बनाया था उसमें भी आप यही कर रहे थे। तो आपके पास ये जो है वैलिड बिटवीन एनी टू स्टेट्स, एनी टू स्टेट्स के बीच में ये वैलिड है, इतनी बात अभी ध्यान रखो बस। तो सर फिर यहाँ पे हमने इसको काट क्यों नहीं दिया? अरे हम थोड़ा दूसरा एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जहां पे हम एक अल्टरनेट क्राइटेरिया चाहते हैं स्पॉन्टिनिटी के लिए, देयरफॉर हमने इसको क्यों रिवर्सिबल नहीं लिखा, है ना, इसलिए नहीं लिखा क्यों रिवर्सिबल। कुछ भी इसमें गड़बड़, एकदम सही चीजें हैं, देखिएगा धीरे से क्लैरिटी और आ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ऐसा पढ़ने के बाद ना फिर ये मन में हम हमारे आ जाता है कि यार डेल्टा जी तो कितना सुंदर है, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स तो थोड़ा खराब था। क्यों खराब था सर? क्योंकि देखो यार डेल्टा एस यूनिवर्स जो है ना, उसके लिए पहले डेल्टा एस निकालो आप सिस्टम का, फिर आप जाओ और डेल्टा एस निकालो सराउंडिंग का, उसके बाद वेद आ रहा हूं बेटा, उसी सवाल पे ही आ रहा हूं, तुम पहले बता देते हो। यार मन रीड करने लगे होगे तुम, देखो आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। सो डेल्टा एस यूनिवर्स डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग है, और डेल्टा, इसके बाद हमको पता चलता है स्पॉन्टिनिटी के बारे में कि अरे यार स्पॉन्टेनियस है या नहीं। बट जब मैं बात करूं डेल्टा जी की, तो सिर्फ आप सिस्टम के ऊपर स्टडी करके, सिर्फ आप सिस्टम के ऊपर स्टडी करके, यहाँ पे आपको डेल्टा एच जो चाहिए वो भी सिस्टम की चाहिए, ये आपके पास माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी ये भी सिस्टम, ये भी आपको सिस्टम का चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद है, और डेल्टा जी सिस्टम अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, तो क्या आप बोल पाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? तो हाँ लगता है, हाँ बोल पाएंगे। तो देखकर कौन अच्छा लग रहा है दोनों में, कि कौन ज्यादा कन्वीनियंट है? बताओ कौन ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, बस इतनी सी बात बताओ, कौन ज्यादा कन्वीनियंट है? डेल्टा जी, है ना? हमारे मन में इमेज भी बनती ऐसी ही है। कि डेल्टा जी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। अब मुझे बताओ, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, या कैसा भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। अब मैंने कहा कि ये गैस जो थी, यहां यहां गैस थी, ये गैस पिस्टन एक्सपैंड हुआ है, और ये पिस्टन यहां चली गई है, और मैंने कहा ये फाइनाइट स्टेप्स में हुआ है, फाइनाइट स्टेप्स में। आइसोथर्मल वॉल से प्रोसेस आइसोथर्मली हुआ है मस्त, और फाइनाइट स्टेप्स में हुआ है। मुझे बताओ इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव या जीरो? क्या होगा इसका डेल्टा जी? ठीक है अविनाश, गुड। यस अविनाश, योर आंसर इज गुड, करेक्ट है, मैच्योर्ड आंसर है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें नेगेटिव कह रहे हैं, और ऑब्वियस भी है, पहली बार में नेगेटिव ही लगता है, ऐसा इमेज बना रहता है मन में कि नेगेटिव है। हाँ तो मैं बता दूं बेटा, ये नेगेटिव आपको नहीं बोलना है, ठीक है? क्यों नहीं बोलना है? क्यों नहीं बोलना है सर? अभी आपने बताया। अब आपने देखो कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है, जो चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इसमें हमने यहां पे क्या कंसिडर किया है? क्या कंसिडर किया है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब दोनों कांस्टेंट हैं, सिर्फ तभी डेल्टा जी को हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन एज एन अल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए उसका इस्तेमाल तभी जायज है जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो। और अगर मैं बात करूं कांस्टेंट ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो ठीक है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है,
लेकिन क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है? लेकिन क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता सर, नो। तो सर तो फिर निकाल तो सकते हैं ना सर कि क्या होगा डेल्टा जी, निकालते रहो पागलों की तरह। अबे कुछ काम भी तो आना चाहिए, वो कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों निकालो? सो नो नीड टू यूज डेल्टा जी फॉर दिस। तो ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, फॉर सच चेंजेस, फॉर सच चेंजेस where T and P are not constants, they are not constant, वहां डेल्टा जी बिल्कुल गार्बेज है। डेल्टा जी वहां एकदम गार्बेज है, मैं बता रहा हूं, एकदम कूड़ा है, कूड़ा। ध्यान रखें, कूड़ा मतलब गार्बेज। साउथ इंडियंस के लिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा हिंदी कम समझते हैं बच्चे मेरे। तो फॉर साउथ फॉर सच चेंजेस वेयर टी एंड पी आर नॉट कांस्टेंट, वहां डेल्टा जी बिल्कुल कूड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं बनता। तो सर कहाँ यूज करें डेल्टा जी को? आप यूज करो फॉर केमिकल रिएक्शंस, आप यूज करो फॉर केमिकल रिएक्शंस, यूज फॉर केमिकल रिएक्शंस। पर अगर पूछे कि डेल्टा जी क्या है तो इसमें नेगेटिव ही होगा। हो रहा है क्या नेगेटिव? अब निकाल लो कंडीशंस वगैरह लगा के, बट उसका कोई मतलब ही नहीं है तो वो पूछेगा ही। हम यहाँ पे नेगेटिव बोल नहीं रह सकते। अब हो सकता है कहीं से निकल के नेगेटिव आ जाए, वो आ रहा होगा तो वो बात अलग है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनके लिए, ऐसे प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी निकालकर कुछ भी नहीं सिग्निफाई होता है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो इसलिए उस पर चर्चा ही नहीं करी जाती। आप उसको रिएक्शंस के लिए यूज करें, केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज करें। अब चलिए थोड़े से ना डेल्टा जी के कैलकुलेशन देखेंगे, और फिर ये लेक्चर को आज जो एंड करेंगे, आज वाली लेक्चर को, उसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल फील देंगे डेल्टा जी की। अगर आपने मेरी एक वीडियो मैंने बनाया था, रैंडम बनाया था डेल्टा जी पर ही, डेल्टा जी पर ही बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो शायद उसमें थोड़ी बहुत बातें आपको पता हो, बट वो चीजों को अभी भी डिस्कस करेंगे आज क्लास। ठीक है, तो चलो देखिए डेल्टा जी। सर उसी से आपका चैनल मिला था? अच्छा, उसी वीडियो से मिला था, चलो बढ़िया है, थैंक्स। डेल्टा जी कैलकुलेशंस। सो डेल्टा जी कैलकुलेशंस की बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना, इस टॉपिक पे सवाल आते हैं एग्जाम। तो जो फील वाला फैक्टर है वो आपको एक अच्छा अनुभव देता है, बट एग्जाम में ज्यादा बेनिफिशियल ये वाले पोर्शन होते हैं। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस बना के चलें, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे। तो फॉर अ सब्सटेंस, तो डेल्टा जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर हमारा क्लासिफिकेशन उसी तरह से रहना है कि शुरू में हम बात करेंगे कि कोई सब्सटेंस है, वो ना ही तो कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ना ही तो कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है, वो बस एक कोई प्रोसेस कर रहा है, उस हिसाब से हम बताएंगे। ठीक है, तो फॉर अ सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल और फेज चेंज, कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल सा कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। तो अगर हम डेल्टा जी उसका बताना चाहें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। आप सिंपली डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी बोलेंगे, डिराइव्ड अर्लियर।
क्या ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं। डिराइव्ड अर्लियर, एप्लीकेबल फॉर बोथ, एप्लीकेबल फॉर बोथ। It has been derived considering the process to be reversible, but since it is a state function, it is applicable for both, applicable for both processes. ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में, 2-3 जगह यूज होता है और इसमें ना बच्चे चकरा के रहते हैं कि उनको थोड़ा लगता है यार ये तो हमारे साथ स्कैम हो रहा है, बट स्कैम नहीं है बेटा। आप थोड़ा सा बड़े होंगे तो आपको समझ आएगा कि ये स्कैम नहीं है। applicable for both processes, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, कहीं के लिए भी एप्लीकेबल। हाँ, अब आप बोलोगे सर एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में थोड़े लगे, हाँ तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भाई स्टेट्स अलग हो जाएंगे, है ना, स्टेट्स ही अलग हो जाएंगे। तो मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ कि आप स्टेट्स पे लगेगा, अलग अलग स्टेट पर लगेगा, बिटवीन सेम स्टेट्स। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, बिटवीन सेम स्टेट्स। तो अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये तो काफी सर अजीब है, इसमें क्या करें हम, क्योंकि इसका कोई कोई वैल्यू नहीं आ रही इसकी। क्योंकि चलो ठीक है, आप क्या ही करोगे इसको, आप बोलोगे सर VDP है, तो चलो VDP लिखोगे आप, फिर इंटीग्रेट करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ आपको चाहिए P माइनस आपको S इंटू dt, तो आपको S भी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ T। तो ये फॉर्मूला लिखने में अच्छा लग रहा है, बट नॉट दैट यूजफुल है, बट नॉट दैट यूजफुल। ये तभी यूजफुल होगा जब आपके पास V एज अ फंक्शन ऑफ P हो, या फिर S एज अ फंक्शन ऑफ T हो। मतलब इट नीड्स अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इट नीड्स सम सिंप्लीफिकेशंस आई शुड टेल। इसमें थोड़े सिंप्लीफिकेशंस की जरूरत है, एंड यू विल नॉट यूज इट डायरेक्टली। आपको कुछ कुछ कंडीशंस देगा, उसके बाद ही ये फॉर्मूला हमारे उपयोग का बनता है। तो देखो कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन लगाते हैं कि मानो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम एक आइडियल गैस के साथ डील कर। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर ज्यादातर केसेस में देगा, क्यों? क्योंकि भाई ये S एज अ फंक्शन ऑफ T ना काफी मुश्किल है, कहाँ से लाओगे? हर क्वेश्चन में अलग अलग फंक्शन ऑफ T रहेगा, वो एंट्रोपी है। लेकिन V एज अ फंक्शन ऑफ P तो आसान है अगर गैस को आइडियल मान ले तो, है ना। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर एट आइडिया एंड एट द सेम टाइम इट इज आइडियल गैस, दिस लुक्स बेटर। तो अगर ऐसा है तब क्या बोले सर? तब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हो गया, अब तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो dt वाला टर्म ही हमने उड़ा दिया, और जो dg बना है, मैं बता रहा हूँ ये जो गिब्स एनर्जी वाला पोर्शन है, क्लास के बाद इसकी पूरी समरी एक बार खुद से हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर, बेनिफिट तब होगा। पूरी पूरी फॉर्मूलाज ये जो पूरा जो है ना, बिना बिना देखे आप सोचना कि आप पढ़ा रहे हो, आप खुद लिखना, खुद लिखकर प्रैक्टिस करना इनके ये फॉर्मूलाज को, ये पूरे स्टेप्स को, प्रोसेसेस को, कौन कहाँ से कटा है तो कहाँ से क्या आया है क्या नहीं आया, एक बार इसको खुद से लिख के देखना तो आपको मजा आएगा। तो dg इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था यार, अब ये VDP बचेगा और V को अपन लिख देंगे nRT बाय P इंटू DP, और सिंस कांस्टेंट टेम्परेचर है और कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे वाले केमिकल वाले, तो nRT सब कांस्टेंट है, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा nRT ln P2 बाय P1, nRT ln P2 बाय P1। एक ये फॉर्मूला बना। अच्छा, अब यहीं पर एक ये आइडियल गैस के लिए माना मैंने, अब इसी में अगर मैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मानू, तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या मानेंगे? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन आई यूज PV इज इक्वल्स टू nRT? कैन आई यूज? नो। अच्छा, कैन आई यूज वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स?
नो क्यों बोल रहे हो गर्वित? अच्छा गर्वित, हैव यू सीन माय रियल गैस लेक्चर्स? रियल गैसेस लेक्चर्स, जस्ट लुक एट इट वंस। आप एक बार उसको देखो, थोड़ा सा वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, एक बार उसको देखो, ठीक है? उसको देखना फिर आपको सब। So yes, we can use van der Waal equation. Actually, I have told in those lectures that it is not just equation for any gas or so. It is actually equation of states, है ना? और वो सब अच्छे से समझाया, एक बार देखना। अभी वो बातें नहीं कर पा, लगा जरूर सकते हैं हम वो फॉर्मूले को, बट वी विल नॉट यूज इट। हम यहाँ पे एक कंसिडरेशन करते हैं कि ये जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जब बात होगी, और अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर यहां भी मान रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर यहां भी मान रहे हैं, सिर्फ हम ये आइडियल गैस की जगह सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अगर लेते हैं, तब ये फॉर्मूला सिंपल वही रह जाएगा, dg इज इक्वल्स टू v p2 माइनस p1। लेट्स राइट इट एज, क्योंकि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, isn't it? Volume is almost constant for solids and liquids within the range of pressures that we deal with. It is constant, है ना? अब आप बोलोगे सर मैं 20,000 एटीएम लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो वो बात थोड़ी सी नॉन प्रैक्टिकल हो जाती है, तो आप ये समझिए। सो दिस इज वेरी यूजफुल। और ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला लगता है यार ये इससे क्या ही आएगा, बट बहुत सुंदर एक क्वेश्चन एडवांस में आया था 2017। Sir, you said pressure does not affect solids, then delta P should be zero. No, delta P should not be zero. डेल्टा P मतलब क्या? आपके पास एक सॉलिड है, आप उसमें, आपके पास 1 एटीएम था, अब 1 एटीएम से आप 20 एटीएम का प्रेशर लगा रहे, लेकिन वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं हो रहा, है, तो डेल्टा P आपकी 19 है। आप 1 एटीएम से 20 एटीएम का प्रेशर लगा रहे हो, बट जो वॉल्यूम में चेंज है वो नेग्लिजिबल है, तो वो डेल्टा V जीरो है, डेल्टा P जीरो नहीं है। प्रेशर लगा सकते हो जितना चाहो, तो समझ। सो दिस इज P2 माइनस P1। ओके, तो ये तो ठीक है सर, ये हमारे पास यही लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दैट वी विल बी यूजिंग, ठीक है? अब अगर बोला जाए कि सर अगर मान लो कोई केमिकल या फेस चेंज हो रहा है तब क्या करें, तो फॉर केमिकल और फेस चेंज बताओ इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करें? केमिकल या फेस चेंज है तो सॉलिड्स के लिए A इज वेरी हाई एंड B जीरो। सॉलिड्स के लिए A इज वेरी हाई एंड B जीरो। हाँ लगभग, हाँ वॉन डेर वाल कांस्टेंट, हाँ ठीक है, हाँ वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। आपको समझाया था ना, उसमें B जो है रिपल्शन ही है एक तरह का, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट जो किया उसको फ्री वॉल्यूम करके किया है, बट बी कहीं ना कहीं रिपल्शन। तो यहाँ पे चलो देखो एक बार कि फॉर केमिकल एंड फेस चेंज क्या उपाय है आपके पास डेल्टा जी निकालने का, बताइए। एक केमिकल या चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, तो मोल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो क्या उपाय है आपके पास? डू यू हैव एनी आइडिया? अच्छा, तो मैं कहता हूं बड़ा आसान है, कुछ मत करो, आप सिर्फ डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है? जस्ट यूज दिस। वहीं से आया ना डायरेक्ट, G इज इक्वल टू कुछ नहीं, आप ये TS है, अब आपने डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S माइनस S डेल्टा T लिखा, और इसको जीरो मान लिया बिकॉज रिएक्शन हो रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा होगा, रिएक्शन हो रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा होगा। इस हिसाब से हमने यही यूज करना, तो ये यूज करें बिल्कुल, ठीक है? सिस्टम की बोली डेल्टा H निकालना थर्मोकेमिस्ट्री में, जी बिल्कुल, वो थर्मोकेमिस्ट्री में सीखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ
डेल्टा एच। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसान लगता है लोगों को, बट गलतियां करते हैं बच्चे बहुत सारे। थर्मोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से करना है उसको, ऐसा नहीं कि हल्का चैप्टर है। इस साल के पेपर का पहला सवाल ही थर्मोकेमिस्ट्री से था और बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, पेपर 1 का पहला सवाल ही थर्मोकेमिस्ट्री से था और काफी बढ़िया सवाल। सो G इज इक्वल टू H माइनस TS, तो ठीक है, डेल्टा G इज इक्वल टू ये लिखा हमने, तो ये यूज करें। अब बच्चे पूछते हैं सर वेरिएशन इसमें थोड़ा बता दो, अगर टेम्परेचर प्रेशर कुछ वेरी कर रहा हो तब क्या करें। तो देखो अभी बात करते हैं वेरिएशन विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इस बात को मेरी समझना, यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। फॉर्मूला क्या यूज करना है सर? अरे यही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको स्पॉन्टेनिटी देखनी है, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जस्ट यूज दिस। एंड ये बोथ सिस्टम का, ये भी सिस्टम का है और ये भी सिस्टम का, ये भी सिस्टम का, ये भी सिस्टम का है। सर अभी आपने नॉन पीवी वर्क यूज नहीं किया। अरे भाई रुकना यार, टेंशन मत ले तू, नॉन पीवी वर्क यूज करेंगे ना, ये रुकना तू। देख, सो वेरिएशन विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब मानो कोई रिएक्शन हुआ है, वही बात है जो कल हम कर रहे थे कि कोई रिएक्शन हुआ है टेम्परेचर T2 पर, और आपके पास डेल्टा जी की जो डेटा दी हुई है वो दी हुई है T1 टेम्परेचर। T1 पर डेटा गिवन है, T1 पर डेटा गिवन है, बोथ डेल्टा एच का भी डेटा गिवन है और डेल्टा एस का भी डेटा गिवन है। T1 पर गिवन है लेकिन, ठीक है, T1 पर गिवन। तो आप निकालना चाहते हो इसको, तो क्या सर वैसा डेल्टा जी का भी कुछ वेरिएशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं कर, कोई डेल्टा जी का नया वेरिएशन। क्या आपको डेल्टा एच का वेरिएशन याद था? हाँ, डेल्टा एच का वेरिएशन किया था ना कल हमने, वॉन हॉफ लिखा था। क्या था वो? डेल्टा एच आर एट T2 माइनस डेल्टा एच आर T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा CPR T2 माइनस T1, ये किया था हमने। तो आप इसको, ये गिवन है, ये सब पता है, तो ये निकाल लो। ऑल्दो इस पे कोई न्यूमेरिकल मेरे को नहीं लगता कि आएगा, ये लंबा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। और डेल्टा एच के लिए, अच्छा सॉरी गलत करा है, नहीं ठीक तो है यार, डेल्टा CPR सही है, हाँ। और डेल्टा एस के लिए क्या रिलेशन बनाया था? डेल्टा एस रिएक्शन T2 पर माइनस डेल्टा एस रिएक्शन T1 पर इज इक्वल्स टू, ये भी आया था डेल्टा CPR इंटू LN बना था शायद, LN T2 बाय T1, ये बना था। तो ये सब यूज करेंगे आप, और ये यूज करके आप ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, और फिर आप डेल्टा G एट T2 निकालेंगे, बिकॉज फॉर डेल्टा G एट T2 यू नीड दिस एंड यू नीड दिस। तो दोनों को पुट करेंगे तब आप डेल्टा G एट T2 निकाल पाए। ठीक है, बहुत आसान। अब चलो आगे एक छोटा सा सवाल करते हैं ये फॉर्मूले के कैलकुलेशन को समझने के लिए, and just a sample problem, and then we will move on to that conceptual part of delta G, that what it actually means and what is the role and meaning of that non-PV work, useful work, उसको समझेंगे। First let's do one question, simple question। अच्छा नहीं तो ऐसा करते हैं, वो पार्ट पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं conceptual feel of डेल्टा जी। डेल्टा जी पहले चलो इसको थोड़ा खत्म ही कर लो। तो अब ये कॉन्सेप्चुअल फील के लिए ना आपको एक चीज थोड़ा समझना होगा। देखना अभी भाई थोड़ा बोड़ा अगर आपका दिमाग इधर उधर भी है ना, तो आप अब दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट कर दो यहाँ पे, नहीं तो नहीं समझ आएगी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ये भी जो बात बताने जा रहा हूँ, यू विल नॉट गेट दीज थिंग्स इन एनी ऑफ द बुक्स, कहीं भी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलने वाला। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और तजुर्बे से आपको एक सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है डेल्टा जी। ये बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद जो एक एक्सट्रैक्ट निकल कर आता है कि अच्छा ये है, इस तरह से अगर हम समझें
तो हम समझ सकते हैं डेल्टा जी को, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या है। और विदाउट गिविंग एनी फालतू रियल लाइफ एग्जांपल हम इसको कोशिश करते हैं समझ। देखो आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, कंटेनर है, आपने कोई भी एक टेम्परेचर रखा, मैंने कुछ डेटा लिख के रखा हुआ, मैं बताते हूँ। 300 केल्विन पर प्रेशर 1 atm है, और यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन अकर्स, और इस रिएक्शन के होने से जो सिस्टम है इसकी एंट्रोपी -10 जूल पर मोल हो गई। ठीक है, -10 जूल पर मोल हो गई। और अब बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? पहला तो सवाल ये, या फिर नहीं बता सकते सर ये डेटा इनसफिशिएंट है, एक्सो होगा या एंडो होगा? पहली बात तो ये बताओ, ध्यान से सुनना दो। तो ये एक्सो होगा कि एंडो, या नहीं बता सकते? तीनों जवाब मुमकिन है, बताइए आप। ठीक है, कुछ बच्चे एक्सो कह रहे हैं, कुछ एक दो बच्चे एंडो भी कह रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरी बात को समझो बेटा। अब अगर मैंने कह दिया नहीं बता सकते भी कह रहे, गुड। देखो अब मैं समझा रहा हूं, मैंने कहा रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हुआ है, और मैंने कहा सिस्टम की एंट्रोपी 10 यूनिट कम हुई, और रिएक्शन हुआ है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तो बढ़ी होगी, यूनिवर्स की बड़ी होगी तभी रिएक्शन हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता रिएक्शन। तो यूनिवर्स की कैसे बढ़ी? जब सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। तो सराउंडिंग की कैसे बढ़ेगी? अरे जब सिस्टम उसको हीट देगा, है ना, जब सिस्टम उसको हीट देगा। आप चाहें तो ये नॉर्मल डेल्टा एस सराउंडिंग अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो उससे भी वेरीफाई हो रहा है, दिस बाई टी। क्यू सिस्टम जब नेगेटिव होगा तभी डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव होगा। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर कट समझ आ रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मानो इसकी जो डेल्टा एच है वो है, मानो इसकी जो डेल्टा एच है वो मैंने कुछ एक वैल्यू लिख देता हूँ, -50 किलो जूल पर मोल। ये रैंडमली मैंने वैल्यूज कुछ ली, क्योंकि इसके बिना समझा पाना थोड़ा मुश्किल, मैथमेटिकली पर लिख लेते वैल्यूज। तो ये मानो ये डेल्टा एच, इसकी -50 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस है। अब देखो अब मजा आएगा। अब बात आता है सर तो क्या करें इसका? तो मैं कहता हूं चलो अभी आपसे कि डेल्टा जी निकाल डालो इसका। तो आप बोलोगे अच्छा सर डेल्टा जी निकाल डाले, तो निकालते हैं। तो दिस इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वैल्यूज पुट कर लोगे, ये फिर ये फिर ये, जब आप पुट करेंगे आपको डेल्टा जी मिल रहा है -47 किलो जूल पर। ठीक, दिस इज डेल्टा जी, दिस इज डेल्टा जी। तो आपने बोला ठीक है क्या हो गया, आ गया डेल्टा जी, डेल्टा एच पुट किया, ये पुट किया, टेम्परेचर पुट किया, आ गया। बट ये मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है? तो अब मेरी बात को सुनना, बड़े गौर से सुनना भाई। ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये मेरे पूरे थर्मोडायनेमिक्स के का सबसे इम्पोर्टेंट, और मुझे बहुत मजा आता है ये बताने में। ये जो 10 मिनट होता है और जो लास्ट का जो 2 लेक्चर होता है, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत मजा आता है ये पढ़ा के। तो चलो देखो आपको भी शायद मजा आए। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू दिस, देन सर कैन यू रिपीट लास्ट 2 मिनट्स अगेन? कुछ भी नहीं किया है बेटा मैंने अभी, देखो कंटेनर बनाया है, वहां पे कुछ टेम्परेचर प्रेशर लिखा हुआ है, मैंने कहा रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हुआ है। डेल्टा सिस्टम नेगेटिव है, डेल्टा सिस्टम नेगेटिव है, रिएक्शन हुआ है, तो हीट बाहर निकली होगी तभी वो रिएक्शन हो पाया है, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स बढ़ा होगा तभी रिएक्शन हो पाया होगा। एंड देयरफॉर डेल्टा एच नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है वो वैल्यू दी हुई है, -50 है, -50 है। तो डेल्टा जी निकालिए। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि यार
मैं नहीं चाहता, मेरे को बस ये पता करना है कि मैं कितनी हीट सराउंडिंग को देता तो ये रिएक्शन हो जाता, मैं कितनी हीट देता सराउंडिंग को कि ये रिएक्शन हो जाता, बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड थी। तो मैं बोलूंगा यार देखो, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो 10 यूनिट कम हुई, 10 यूनिट कम हुई। तो अगर मुझे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ानी है या कुछ जीरो करनी है जो भी है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी 10 यूनिट बढ़नी चाहिए, मतलब सराउंडिंग की 10 यूनिट बढ़नी चाहिए, यही है ना। डेल्टा एस सराउंडिंग, मैं क्या चाहता हूं कि ये रिएक्शन हो जाए, ये रिएक्शन हो जाए, इसके लिए मैं चाहता हूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग कितनी है, 10 जूल पर मोल, इतनी ही चाहता हूं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अरे यार नहीं सर 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा चाहिए ना। मैंने कहा हो जाए, तो क्या 10 जूल पर मोल के एंट्रोपी चेंज में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बट इनफाइनाइट स्टेप्स में, है ना, क्योंकि डेल्टा एस टोटल 0 होगा, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो हाइपोथेटिकल है बट इनफाइनाइट स्टेप्स में हो जाएगा, अभी वो मान के चलो, अभी वो मान के चलो। तो डेल्टा एस सराउंडिंग +10 जूल पर मोल है। अच्छा, तो इसके लिए कितनी हीट देनी पड़ती बाहर, वो आप निकाल सकते हो, सिंपल यही डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, इससे आप निकाल सकते हो। लेकिन अब यहाँ माइनस क्यू सिस्टम को ये 50 मत लिख देना गधों की तरह, मैं ये नहीं यहां निकालना चाह रहा कि कितना हीट दिया है सर, वो तो दिया ही है निकालो। मैं बोल रहा हूं कि कितना हीट देता कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में हो जाता, मतलब मिनिमम हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम हीट रिक्वायर्ड की बात हो रही है। तो मिनिमम हीट रिक्वायर्ड क्यू सिस्टम जो है वो कितना है, वो आया, आपने यहाँ सॉल्व वॉल्व किया और आपकी वैल्यू आई शायद 3 किलो जूल पर मोल, ये है। मतलब अगर क्यू सिस्टम -3, तो माइनस यहाँ पे वो बता रहा है कि लॉस हुआ है, अगर इतना होता तो हम कहते कि हाँ प्रोसेस हो गया है। लेकिन इन्होंने कितनी हीट रिलीज की है, इन्होंने हीट रिलीज की है 50। तो हीट रिलीज इन्होंने की है, इस रिएक्शन ने की है 50 यूनिट, 50 किलो जूल पर मोल। तो इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं, दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं। एक मैंने लिखा 3 किलो जूल पर मोल, मैं साइन वाइन नहीं लगा रहा हूं अभी, है ना, मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूं, तो उस पे जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो। तो बेटा देखो ये 3 किलो जूल पर मोल है, और बचा खुचा 47 किलो जूल पर मोल, 47 किलो जूल पर मोल। मतलब ये है कि अगर मैं 3 किलो जूल देता तो भी रिएक्शन हो जाता, लेकिन उसे होने में इनफाइनाइट स्टेप्स लगते, लेकिन उसे होने में इनफाइनाइट स्टेप्स लगते। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी फ्री एनर्जी, इतनी एनर्जी मेरे पास फ्री है, और यही वैल्यू इधर आ रही, ये एनर्जी मेरे पास फ्री है, दिस इज द फ्री एनर्जी दैट आई हैव। लेकिन सर ये तो ठीक है, ये तो दिखा, ये भी मजा आया, लेकिन सर ये मैंने सुना है कि मेरे मास्टर ने बताया है कि जो डेल्टा जी होता है ये एक्चुअली में वर्क नॉन यूजफुल, सॉरी वर्क यूजफुल ऐसा कुछ लिखाया है सर हमको, वर्क नॉन पीवी या फिर वर्क यूजफुल ऐसा बताए, इसका क्या मतलब है सर? मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ, साइन को लेके कंफ्यूज मत हो सर, इसका क्या मतलब है? तो मेरी बात को समझ, अब मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू आई ना, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, समझना, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। ये चीज दिमाग में घुस गई ना, मेरी ये वाली लाइन दिमाग में घुस गई ना, तब समझ में आएगा कि ये डेल्टा जी नॉन यूजफुल वर्क क्या है। मैंने कहा ये मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये क्या है। तो मैंने कहा अच्छा, ये मैक्सिमम वर्क है, अगर मैं कह दिया जो मैं कर सकता हूं,
मतलब ये सिस्टम के पास, देखो ना, आप खुद ही सोचो, इस सिस्टम के पास क्या हुआ, ये सिस्टम जो है, अगर ये, ध्यान से, अगर ये इनफाइनाइट स्टेप्स में इस प्रोसेस को करता, अगर ये इनफाइनाइट स्टेप्स में इस प्रोसेस को करता, तब इसके पास ये 47 किलो जूल पर मोल की, ये सब मैथमेटिकल है, ऑन पेपर चल रहा है, समझना, हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम इमेजिन करके या फिर ऐसा फीलिंग नहीं लेना है अभी बिल्कुल। तो अगर मैं 3 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करता तो वो प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता, और मैं चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचे, तो कितनी मैक्सिमम एनर्जी है जिसको मैं वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, कितनी मैक्सिमम एनर्जी है जिसको मैं वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आंसर है सर 47। बट 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 सर जब आप वर्क करोगे ना तो क्या होगा, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर आप करोगे तो वो पी और वी जो है यहां पर ना, ये चेंज हो जाएगा। अब उसको मैं कैलकुलेट करके नहीं बता सकता, आप खुद थोड़ा फील करो कि आप ये प्रेशर वॉल्यूम, अगर आप कुछ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करोगे तो प्रेशर या वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी। अब उसमें चेंज आएगा तो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, तो इधर क्यू वगैरह चेंज होगा, कुछ कुछ चेंज होगा, कुछ कुछ चेंज होगा। तो वी विल नॉट एग्जैक्टली से ये 47 ही बचेगा यहाँ। तो हम कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जिससे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ना हो। तो हम इस कंटेनर से कुछ ऐसा, अब ये मत सोचना कि वो कंटेनर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक वर्क करा जा रहा है, अरे हम डिफाइन कर रहे हैं मेरे भाई, हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये 47 किलो जूल पर मोल क्या है, क्या है, ये कोई रिएक्शन हुआ, कोई रिएक्शन हुआ, तो हम एक हाइपोथेटिकल, देखो रिएक्शन हो गया, अब उसने ना बहुत सारी एनर्जी, हीट रिलीज कर दी, लेकिन हम कह रहे हैं अरे यार इसने फालतू इतनी हीट रिलीज की। अगर ये अगर ये कम्बक्ट इनफाइनाइट स्टेप्स में हो जाता, अगर ये इनफाइनाइट स्टेप्स में हो जाता, तो हमारे पास ये 47 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमको मिल जाती। लेकिन हम अगर से पीवी वर्क करते तो फिर मैं थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे गड़बड़ा जाता। तो हम डिफाइन करना चाहते हैं कि हम क्या करें इसको। तो अगर अगर हम कोई नॉन पीवी वर्क करें, तो अगर हम कोई नॉन पीवी वर्क करें, तब एक ऐसा वर्क जिसमें एनर्जी ट्रांसफर तो हो, ध्यान से सुनना, एक ऐसा वर्क जिसमें एनर्जी ट्रांसफर तो हो, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। जी हाँ, सो इन दिस वे वी हैव डिफाइंड हियर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें और बची हैं, अभी आप बस एक पार्ट खत्म हुआ है। तो अभी हमने ये बोला कि दिस डेल्टा जी की जो वैल्यू है रिएक्शन के लिए, जो डेल्टा जी की वैल्यू है, और ये बता रहा हूं मैं, एक बार में समझ नहीं आएगा, आप इसको 2 बार 3 बार देखना और थोड़ा रोक रोक के सोचना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो डेल्टा जी की जो वैल्यू है ये क्या बता रही है, अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, डेल्टा जी एक रिएक्शन की एक मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क है जो हम सिस्टम से कर सकते हैं। अभी समझ आया होगा मैक्सिमम नॉन पीवी क्यों बोल रहे हैं, मैक्सिमम नॉन पीवी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्क तभी निकाल पाएंगे जब वो कम से कम हीट रिलीज करे और वो इनफाइनाइट स्टेप्स में हो जाए। मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय या फ्रॉम अ सिस्टम। एक सिस्टम से हम मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क लेना चाहते हैं। क्या भाई ये डेफिनेशन समझ आया? ये बताओ, जो बच्चे पूछ रहे थे तब से सर नॉन पीवी नहीं बताए, नॉन पीवी, बताओ भाई ये समझ में आया क्या? यस। वो 3 किलो जूल वाली कहाँ जा रही है, बस अगला सेगमेंट उसी पर है, उसी पे चर्चा होगी, वो कहाँ जा रही है। देखो हाउ पीवी वर्क इफेक्ट्स, आप उसको, फिर से बोल रहा हूं मैं, उसको कैलकुलेट नहीं करके बता पाऊंगा, आप खुद से थोड़ा सा फील करिए कि आप
एग्जैक्टली आप 47 तभी लिख पा रहे हैं जब प्रेशर वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा ना, तो फिर कंडीशंस इस तरह से नहीं रहेंगी। ये भी इफेक्ट होगा, फिर उससे ये भी इफेक्ट होगा, सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा अगर आप पीवी चेंज कर दोगे। वो डेल्टा एस सिस्टम ही हो सकता है इफेक्ट हो जाए। तो उसको थोड़ा सा ये कंडीशंस को मेंटेन करते हुए ही आपको कोई वर्क करना है। हाँ, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बट यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा सा सेकंड पोर्शन में आइए इसके। अभी तो मैंने ये बताया, बट अभी देखो, अभी हमने क्या बोला, अभी बात है यार ये 3 किलो जूल कहाँ जा रही है। तो हमारे पास कितनी कितनी एनर्जी रिलीज किया बेटा हमने, 50 किलो जूल। और मैंने कहा ये 3 किलो जूल मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट। और बचा खुचा 47 किलो जूल जो है वो हमारे पास बिल्कुल ऐसा खाते में पड़ा हुआ है हमारे। 47 किलो जूल लो, जाओ इसका जो करना है करो, ऐसा बोला जा रहा है, जाओ जो करना है करो। तो फिर अब ये देखो, अब इस पर्सपेक्टिव को समझो कि ये 3 किलो जूल तब है जब हमारा प्रोसेस हमने इनफाइनाइट स्टेप्स में कराया है। अब थोड़ा आ जाओ वापस रियल दुनिया में। लेकिन रियलिटी में क्या प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है? क्या प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है? तो आंसर है नहीं सर, इनफाइनाइट स्टेप्स में तो नहीं होता है। तो क्या होगा सर फिर, इनफाइनाइट स्टेप्स में नहीं होता है तो उसके लिए आपको डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। और अभी क्या है डेल्टा एस यूनिवर्स, अभी ये इक्वल टू 0 है, आपको वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तब आपको क्या करना होगा? क्या ये 3 किलो जूल से काम बनेगा? नहीं सर, थोड़ा सा और हीट रिलीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और हीट रिलीज करना पड़ेगा। कितना? चलो मान लो 3 + डेल्टा एक्स, ये इतना हीट रिलीज करना पड़ेगा। बट ये डेल्टा एक्स कहां से आया? कहां से आएगा? कहीं से पैदा होगा क्या? नया एनर्जी, एकदम एनर्जी बन जाएगी कहीं से, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ये कहां से आएगा? यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। तो क्या ये 47 माइनस डेल्टा एक्स नहीं हो जाएगा? क्या ये 47 माइनस डेल्टा एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा एक्स है, ये एनर्जी कहाँ गई बताओ? ये एनर्जी कहाँ गई? अभी एक एक एनर्जी का हिसाब लेंगे कि कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही। तो ये एनर्जी कहाँ गई? तो ये मैं कहूंगा ये यूनिवर्स, अभी मेरे को समझ आ रहा है कि अभी आप लोग ना थोड़ा सा अभी मेरा सर खाने वाले हो, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आप बिल्कुल खा सकते हैं, आपको अलाउड है। अब मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे सब चीज बताने की, ठीक है? अभी देखना, तो ये यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाने में गई, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करने, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करने में ये गई, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई एनर्जी यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, तो क्या क्या उस एनर्जी को क्या उस एनर्जी को वापस हम ला सकते हैं? क्या उस एनर्जी को हम वापस ला सकते हैं जो यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रहा है? तो आंसर है सर, कैसे हो सकता है? फिर तो लॉ ही आप वॉयलेट कर दोगे, है ना? फिर तो लॉ ही आप वॉयलेट कर दोगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जैसे मैं फिर से बता, ये मेरा हाथ है, इसको मैं ऐसा आगे लेकर गया,
ऐसा आपकी तरफ लेके आया, तो इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ी है। और अगर इसी को मैं पीछे लेकर आया तो इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हुई, अभी भी बढ़ी है। मतलब ऐसा सोचो कि आप कुछ भी कर रहे हो, इवन आप सांस ले रहे हो, तो वो भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि आप ले रहे हो। तो उससे भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे भाई, है ना, लेकिन उससे भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यहां से समझ आ रहा है कि अगर हम अगर हम किसी, तो एनर्जी क्यों कंजर्व्ड है। अच्छा, एनर्जी कंजर्व्ड ही है भाई, एनर्जी कंजर्व्ड है। मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। ये जो एनर्जी है ना, इसको ना हम दो फॉर्म में बांटते हैं। एक कहते हैं यूजफुल एनर्जी, खैर ये शायद आप उतना ज्यादा अभी फिलहाल आप नहीं पढ़ेंगे। और एक आप पढ़ते हैं यूजलेस एनर्जी, खैर पढ़ते नहीं है, ये थोड़ा सा हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। यूजलेस एनर्जी, किसी किसी किताब में इसको ब्लैक एनर्जी भी लिख देता है। ऐसा, ये सब वर्ड्स हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट ये शब्द नहीं है, भावनाओं को समझिए। ब्लैक एनर्जी भी लिख देता है। मतलब आपको पता है कि ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एक्स, ये जो एनर्जी का पार्ट है, अच्छा क्या बताओ, क्या इससे क्या एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो वॉयलेट हो रहा है क्या कहीं, क्या वॉयलेट हो रहा है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन वॉयलेट हो रहा है क्या, नहीं। तो एनर्जी कंजर्व्ड ही है। बट ये जो डेल्टा एक्स, ये जो एनर्जी है ना, अब आप इस एनर्जी का कुछ नहीं कर सकते। तो हम बोल देते हैं ऐसा कि ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट, यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यूजफुल एनर्जी यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोसेस फाइनाइट स्टेप्स में करा रहे, अच्छा वाई यूजलेस सर, अच्छा देखो बेटा, यूजलेस इसलिए है क्योंकि इस एनर्जी का यूज करके आप यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रहे हो, आप यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रहे हो। और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ गई तो फिर वो कम नहीं हो सकती, फिर वो कम नहीं हो सकती। फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे यार अब उस एनर्जी को मैं चुरा के वापस ले आऊंगा, नहीं ला सकते, क्योंकि अगर वो चुरा के वापस लाओगे तो उस काम को करने से यूनिवर्स की एंट्रोपी घटेगी, और ये एज पर द लॉज संभव नहीं है, एज पर द लॉज ये संभव नहीं है। तो सर आप वो डेल्टा एक्स को क्यों बोल रहे हो, सर वो थ्री को भी बोलो ना, ये भी आ रहा है ना मन में, सर वो थ्री भी तो बढ़ा रहा है, थ्री को भी बोलो ना। किसके किसके मन में ये बात आ रही है बताओ, अगर आ रही होगी तो समझाऊंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं। आ रही है, हाँ ठीक है। तो चलो, तो देखो, तो बेटा अगर मैंने कहा, अरे मेरे भाई सुनो, अगर मैंने कहा कि मैंने 2.99999999 इतनी यूनिट हीट छोड़ी है बाहर, इतनी हीट छोड़ी है, तो क्या क्या ये भी ब्लैक एनर्जी है, बताओ हाँ या ना बताओ, क्या ये भी ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी एनर्जी ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है क्या, ये नहीं कन्वर्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो, अब आप बोल रहे हो, अब देखो, अब ये बच्चा कह रहा है सर ये भी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ा रहा है ना, सर ये भी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ा रहा है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बढ़ा रहा है, लेकिन बेटा सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ने से क्या करना है हमको, हमको तो इससे मतलब है, ये सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैंने
अब ऐसा सोचो, अगर मैंने इतनी एनर्जी बाहर रिलीज की है तो वो रिएक्शन ही नहीं हो पाया है मेरे भाई, वो रिएक्शन ही नहीं हुआ है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी ही नहीं है, तो कोई यूजफुल एनर्जी यूजलेस में गई ही नहीं है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी ही नहीं है। और अगर हम सिर्फ 3 किलो जूल रिलीज करते, सिर्फ 3 किलो जूल रिलीज करते, तो इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती नहीं, वो जीरो रहती, बढ़ती नहीं, जीरो रहती। तो अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही नहीं, तो क्या कोई भी पार्ट ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? क्या कोई भी पार्ट ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? नहीं हुआ है। यस, कोई भी पार्ट ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मतलब अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजफुल एनर्जी यूजलेस में कन्वर्ट ना हो, तो जो भी काम कर रहे हो उसको इनफाइनाइट स्टेप्स में करना चालू कर दो। समझ रहे हो? तो जो भी काम कर रहे हो उससे इनफाइनाइट स्टेप्स में करना चालू कर दो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप इस ब्रह्मांड के रक्षक बनोगे, आप इस ब्रह्मांड को बचा लोगे। आपका जो यूजफुल एनर्जी है वो अभी भी उतना ही है, क्योंकि आप तो हर प्रोसेस को इनफाइनाइट स्टेप्स में कर रहे हो। लेकिन दैट पार्ट, वो पार्ट जो एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, जो एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, वो पार्ट मुश्किल है। वो पार्ट ही है जो यूजफुल एनर्जी को यूजलेस में कन्वर्ट कर रहा है। ये मैं बहुत भारी बातें बता रहा हूं आपको, और ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, नहीं तो ये बहुत लंबा समय ले लेगा, बहुत लंबा समय ले लेगा, और ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहते। इतना मोर देन इनफ है, ठीक है, फॉर अ 18-year-old माइंड, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इतना आप समझिए, काफी है। तो बेटा ये बात भी समझ में आ गई। तो वो 3 किलो जूल बाई डिफॉल्ट यूजलेस है? नहीं बेटा, 3 किलो जूल यूजलेस, 3 किलो जूल आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 किलो जूल ने करा क्या? तो बस 3 किलो जूल ने उस रिएक्शन को कराया है, समझ रहे हो? उस रिएक्शन को कराया है उसने, कि भाई चलो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये काम किया उस 3 किलो जूल ने। और अगर 2.9999 करे होते तो तब तो कुछ होता ही नहीं, तब तो मतलब ये है कि ये होता ही नहीं, ये प्रोसेस ही नहीं होता, इतनी हीट रिलीज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिएक्शन होगा ही नहीं अगर इतनी हीट रिलीज होगी, ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन होगा ही नहीं अगर इतनी हीट रिलीज होगी तो। अब मैं इस पर भी आ सकता हूं, तो सर इसने 50 किलो जूल क्यों रिलीज किया? अभी इस पे भी आ सकता हूँ, इस पे भी चर्चा कर सकता हूँ कि 50 क्यों रिलीज किया सर, ये बढ़िया कुछ और कम करता, कम करता सर थोड़ी, है ना? 50 क्यों किया? तो देखो 50 क्यों किया, अब ये आ जाता है उसकी नेचर है, मतलब वो बॉन्ड्स की नेचर है, वो बॉन्ड्स की नेचर है, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, इसलिए मैंने बोला अभी बहुत लंबा भी घुस सकते हैं। वो बॉन्ड्स की नेचर है, वो बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ है। वो बॉन्ड कमजोर सा टूटा है, बड़ा स्ट्रांग सा बना है, तो वो बॉन्ड्स का नेचर है, वो ज्यादा हीट रिलीज करेंगे ही, है ना, वो ज्यादा हीट रिलीज करेंगे ही। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इज इट पॉसिबल टू ड्रैग आउट दैट मैक्सिमम पीवी वर्क? इज इट पॉसिबल टू ड्रैग आउट दिस मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क? इज इट पॉसिबल practically, is it possible to drag out this maximum non PV work? So practically it is not possible. Yes, practically it is not possible. Practically ये संभव नहीं है। तो हम एक बात यहाँ पे ये कह सकते हैं कि what change we are making, पता है आप यूनिवर्स में अभी बैठ के क्या चेंज कर रहे हो? क्या चेंज कर रहे हो? आर यू चेंजिंग द एनर्जी? नहीं, एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है। यू आर, ये जो है, ये जो है ना, ये यूजलेस यूजफुल, ये ना, ये एक बताने का तरीका है ना। ऐसा कोई एनर्जी के दो पार्ट हम नहीं बोल पा रहे हैं, वो बोलने का तरीका है।
बट जो एक्चुअल जो आप चेंज कर रहे हो, जो एक्चुअल चेंज आप कर रहे हो वो ये है, एक्चुअल चेंज जो आप कर रहे हो वो ये है कि यू आर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। अभी मैं सांस ले रहा हूं, आप सांस ले रहे हो, आप स्क्रीन को देख रहे हो, आप हाथ हिला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, व्हाट चेंज यू आर मेकिंग? यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा रहे हो। सर एंट्रोपी क्या है? तो एंट्रोपी एंट्रोपी है। लाइक एनर्जी क्या है? तो क्या डिफाइन करते हो? क्या डिफाइन करते हो क्या एनर्जी क्या है? नहीं करते ना डिफाइन। तो वैसे ही इसको भी आज से सोचना स्टार्ट करो। आज से इसको भी ऐसे ही सोचना स्टार्ट करो कि एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एंट्रोपी है। ओके, so you are increasing the entropy of the universe. This is the permanent change that you are making, or you can also say that you are converting the useful energy to useless energy. आप यूजफुल एनर्जी को यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, आप ये काम। सर एंट्रोपी और एनर्जी का रिलेशन समझ आ भी रहा है और नहीं भी? नहीं, इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं समझना है, नहीं समझना है ही नहीं ना। एनर्जी वेनर्जी को समझना है नहीं, मान लेना है कि हाँ कुछ है, मान लेना है कुछ है। लेकिन मैं ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में मजा जरूर आया होगा और आपको थोड़ी सी फीलिंग सी आई होगी कि यार हम ये डेल्टा जी पढ़ते क्यों, यार क्या बता रहा है ये रिएक्शन। समझ थोड़ा आया है ना कि सब इधर उधर से निकला है? समझ आया है इधर उधर से निकला है सब? ये बता दो, आया है ना? चलो बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो ये, चलो थैंक्स थैंक्स। तो ये हुआ हमारा लेक्चर 10 कंप्लीट। लेक्चर 10 कंप्लीट, यस। और अगले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे इसको। वो जो डीजी वाला जो भी सस्पेंस अभी तक मैंने रोक के रखा है वो क्या है, वो अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। और फिर एक लेक्चर हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे बढ़िया से, हर तरह के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ठीक है? सेकेंड लॉ के क्वेश्चंस अगली क्लास में कराता हूँ ना बेटा, सेकेंड लॉ के क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ, न्यूमेरिकल जो मैं अगली क्लास में कराता हूँ ना, 11 बजने वाला है, फिर वो बीच में रह जाएगा, अगली क्लास में करा देते हैं, ठीक है? ओके, चलो बाय।